अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिन। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं और बहुत सारे सवालात प्रोग्राम देखने वालों की जानिब से भी भेजे जा रहे हैं और हमेशा भेजे जाते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल की निशानदेही की जाती है और साल साल मसाइल हमेशा एक से ही रहे हैं। बिजली का मसला, पानी का मसला। शहर कराची में बड़ी बदकिस्मती ये है कि चाहे गर्मियों का मौसम हो, सर्दियों का मौसम है, कोई भी मौसम हो, ये पानी की किल्लत जो है कि बहुत ही बड़ा मसला बन चुकी है। और बढ़ती गर्मियों के साथ साथ जैसे शिद्दत में इसके इजाफा होता जाता है, वैसे ये मसला संगीन होता चला जाता है। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। तो जो ज़्यादातर पैगाम मौसूल हो रहे हैं वो इसी मसले के हवाले से हैं। इसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग साल साल चली आ रही है, वो सिलसिला इस वक्त भी जारी है और गर्मियों के मौसम में इसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। और लामहला जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मसाइले के बाद एक है गैस का मसला भी अब दरपेश है और इस तरह और बहुत सारे मसाले मैं देख रहा था। सुबह के वक्त ये ख़बरों में नशर किया जा रहा था, मुख्तलिफ़ जगहों को सूरत हाल दिखाई जा रही थी। कराची के छोटे बड़े जो जितने भी इलाके हैं, अब छोटे और बड़े में जो तफरीक है वो आबादी की ज़्यादती और कमी के एतबार से है, वरना हाल सबका जो है वो एक सा मालूम हो रहा है। तो टूटी हुई सड़कें, जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा होना, कचरे के ढेर, यही कुछ अब सुबह से लेकर शाम तक दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल ये ज़िम्मेदारी है, यही हमारा काम भी है शायद इन तमाम चीज़ों की निशानदही करना और ख़बरों के ज़रिए, अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए ख़बरों में हम पेश करते हैं और इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम्स में इन मामलात पर हमेशा गुफ्तगू करते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके साथ साथ मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और बहुत सारे पैगामात और सवालात उसके ऊपर भी मौसूल हुए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सिलसिला जो है अब शुरू हो जाएगा, जिसमें बाकायदा इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और इनको ज़रूर हम ज़ेर बहस लाएँगे। बात मुख्तसर करता हूँ, मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और हमारे देरीना दोस्त हैं। सुबह के वक्त उनको हम हमेशा मदऊ करते हैं मुल्की हालात पर और सियासी सूरत हालात पर जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करने के लिए सुबह के वक्त मदऊ का रखा, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रज़ा, बड़ी नाज़िश आपकी। सुबह बखैर। आपको भी सुबह। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और सुबह के वक्त उन्हें भी हमने मदऊ का रखा है, उनसे भी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जावेद भाई, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए और सुबह खैर आपको भी। नहीं नहीं, हम हमेशा आपको याद रखेंगे, बिल्कुल जी। जब भी मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की जाएगी आप हमारी मोहब्बतों में हमेशा रहेंगे। गुफ्तगू मैं ज़रा शुरू करता हूँ रज़ाक भाई से। रज़ाक भाई, सूरत हाल आपके सामने है। अब बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, ये मुल्की मसाइल जो हैं वो आपके सामने हैं और महंगाई का मसला जो है वो किसी हद तक जो है वो हल होने को है। ताम उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि बजट जो है वो आने वाला है और मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होगा और ये भी तवक्को की जा रही है कि बड़ा भरपूर एहतजाज जो है वो अपोजिशन की जानिब से जो वो किया जाएगा यकीनन। तो ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है। कैसे सूरत हाल को जाते हुए आगे देख रहे हैं? और दूसरी तरफ जो सियासी सूरत हाल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब सफ़ारा हो रहे हैं, वो भी ऐसा लगता है कि टफ़ टाइम देने के लिए हुकूमत को तैयार हैं। कभी तो गुज़िश्ता रोज़ मैं ये सुन रहा था कि सिंध हुकूमत बड़ी सख्त तनकीद उन्होंने की है। ज़रा फरमाइएगा इस सूरत हाल को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जी। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, जहाँ तक आपने महंगाई का फरमाया तो महंगाई तो बेहद महंगाई है। लेकिन इसमें मैं हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि वहाँ कोई महंगाई नहीं है। अब नहीं वहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम 1986 में जो वापस चले गए। जो सस्ताई थी, लेकिन उन्होंने देखो थोड़ी बहुत सियासी जद्दोजहद भी की और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फिर गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा, मैं सदर जरदारी साहब की सियासी बसीरत को भी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने 16 अरब रुपए का एक, क्योंकि कश्मीर नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ की जो आबादी है ज़ाहिर है वो मेरा ख्याल वो चंद लाख, 50 बिल्कुल 40 जी। 50 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। तो पैकेज देकर वहाँ उन्हें रिलीफ दिया, उस मामले को आग लगाई। एक जो हमारे यहाँ एक फितना पार्टी ने जन्म लिया है मुल्क में, वो वहाँ पर भी है, वो वहाँ पर भी पैदा हुई अच्छा। थी। वो वहाँ के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, बदकिस्मती से वो भी न्याजी थे ना उस वक्त, वो वहाँ सारी प्लानिंग कर रहे थे इस हंगामा आराई की
इस साजिश को। और गवर्नमेंट और हमारे जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे, उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि इसके पीछे सब कुछ जो है एक फितना पार्टी, वो कभी KPK में घुसने की कोशिश करती है, जब वहाँ उनको जूते लगते हैं वहाँ से भागती है, कभी कश्मीर में, मतलब वो कोई लम्हा कहीं ज़ाया नहीं होने देती कि जहाँ इंतशार पैदा ना करे, जहाँ अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना करे, जहाँ हालांकि देखें कश्मीर की तारीख़ है, कश्मीर 1947 से देख ले आज तक कश्मीरियों ने अपने एजेंसी, अपने मुल्क या अपने इदारे या अपनी हुकूमतों के खिलाफ कभी एहतजाज, ये पहला एहतजाज, पुरअमन लोग हैं कश्मीर के, मैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश, और उन्हें जिस तरह वरगलाया गया, जिस तरह वो उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी, और वो फितना ने वहाँ पर भी फितना फैलाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सियासी लोग हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने उसको टेक्निकल तरीके से रिलीफ दे करके उन्हें, ज़ाहिर है उनके जो मुतालबे थे वो मानने भी चाहिए। आवाम का अगर एहतजाज पुरअमन है तो मैं उनके एहतजाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं वो फितने, साजिश और वो जो करना चाह रहा है और जो किया है उस बंदे ने, जो 9 मई वहाँ, वो एक 9 मई वहाँ पर भी करना चाह रहा था, वहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने अपनी सियासी बसीरत से आवाम को रिलीफ भी दिया और उनकी वो साजिश नाकाम की। जहाँ तक सियासी सूरत हाल का मामला है, वो भी इंशाल्लाह देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत इंतहाई काबिल एहतराम एक इस मुल्क के बड़े सियासतदान हैं, इसमें एक बड़े उलमा भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा एहतराम से सारी सियासी जमातों को, हमारी तरबियत का ये हिस्सा है कि हम कभी भी, ठीक है इख्तलाफात राय रखते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे नहीं कि वो हम उन्हें जो कुछ जो लक़ब उनके पास हैं उन्हें याद करवाएं, हम हमारे लिए वो काबिल एहतराम। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह थे, उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को आउट करने में तहरीक अदम एतमाद पर देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुर्बत इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारे में थोड़ा खिंचाव था। ये मौलाना फजल रहमान साहब की सियासी बसीरत थी कि उन्होंने बड़ी जमातों को करीब लाए, और वो उसके PDM के सरबराह भी थे, और उन्होंने जो है वो सबको तैयार किया कि देखें हमारे इख्तलाफात छोटे मोटे हैं, हम आपस में मिलकर बाद में हल कर लेंगे, लेकिन इस कुएं में से वो जो गधा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये पानी बदबू मार रहा है, उसे तो निकालो। तो सारी सियासी जमातों ने मिल करके कुएं से वो निकाला, उसको मैं क्या नाम लूँ उसका, तो खैर पानी तो साफ़ हो गया, तब्दीली भी चले, मुल्क डिफ़ाल्टर होने से बच गया, अल्लाह सुभान अल्लाह ने हमारी मदद की। वो IMF और वर्ल्ड बैंक और जितने भी मालियाती इदारे थे जो हमारे मुल्क की मशीयत में हमारे साथ खड़े थे, ज़ाहिर है अब हमारे पास है तो कुछ भी नहीं, मांग तांग के गुजारा करते, सच्ची बात तो ये आप देख रहे हैं इमरान खान साहब का दौर, उस दौर में भी जो है वो कहाँ 42 अरब और कहाँ 84 अरब पे हम चले गए थे, तो कर्जा तो वो उन्होंने भी कर्जे ही लिए, और कौन सा काम किया, 3.5 साल कर्जे लिए, और खूब फराग होगी और जुल्फी बुखारी और बशीर गुज्जर और फलाना बोजदार और फलाना कोजदार, अल्लाह जाने क्या ये थे तहरीक इंसाफ। इन्होंने जद्दोजहद की थी इस मुल्क में तब्दीली के लिए, जिन्होंने एंजॉयमेंट, अभी उनके वो जो लीग्स, एक नई लीग्स आई है दुबई लीग्स में भी उनके नाम आ गए हैं, उनके जो काबिल एहतराम लोग थे। तो मेरा कहने का मकसद है कि मौलाना फजल रहमान साहब को सब्र इस्तक़लाल अल्लाह पाक अता फरमाए। आज जब उन्होंने देखा कि मैंने तो सारा कुछ किया है, देखो होता है ना इंसान, मैं मौलाना साहब के जज्बात को भी समझ रहा हूँ कि जिस बंदे ने सारा कुछ इतनी मेहनत से बनाया, वो फिर उसमें उसको एक चेयर तो दे देना यार बैठने के लिए। अब बदकिस्मती से अगर उन्हें सीटें नहीं मिली और वो कहीं प्रेशर ग्रुप नहीं बन सका उनका, तो इसमें हमारा या नून लीग का या पाकिस्तान की सियासी जमातों का कसूर नहीं। हाँ, हम उनकी सियासी बसीरत का एहतराम करते हैं, सियासी ताकत का एहतराम करते हैं, उनके उलमा होने पर हम बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करते हैं, और वो एक बड़ी सियासी जमात, एक बड़े बाप के बेटे हैं, उसमें कोई तो मैं समझता हूँ कि देखिए इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता कि बंदा कहे कि मैं इक़्तिदार का हिस्सा बनकर ही कामयाब। आप देखें हमारे मुल्क की तारीख उठा के देखें, नवाज़ नसरुल्लाह पूरी ज़िंदगी इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बने, पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की, आपके पास मिसालें हैं। और भी बहुत सारे सियासतदान थे, शेरबाज मज़ारी था, ये अख्तर मेंगल का वालिद साहब थे, वो एक बार चीफ मिनिस्टर बने, वो भी
जब आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं, आप वली खान को देख लो यार, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। आप वली खान को देखें, कहाँ 4 सद्दा, कहाँ हैदराबाद सेंट्रल जेल, और जवानी के पिक के, जिस वक्त इंसान को अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने कारोबार की, अपने हर चीज की जरूरत होती है, वो कर सकता है। आप मैं सियासी कारकुन की हैसियत से शायद कोई लफ्ज 19-20 कर जाऊं, 15-14 साल उन्होंने हैदराबाद जेल, सेंट्रल जेल में गुजारे। उस वक्त की हुकूमत ने या उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने वली खान साहब को 4 सद्दे से गिरफ्तार करते हैं और ताकि इनकी फैमिली को तकलीफ हो। आप देखिए सियासत में ऐसा तो नहीं होता कि मुझे पकड़ लेंगे तो जला देना सारा कुछ, मुल्क को तबाह कर देना इन इदारों, ऐसा तो नहीं। फिर आप देखें तारीख उठा के, वली खान साहब के वालिद बाचा खान जिसको कहते हैं, 27 साल जेल काटी, 27 साल जेल काटी, एक पत्थर नहीं मारा, एक गिलास शीशे का नहीं तोड़ा, किसी इदारे पर हमला नहीं किया। हालांकि वो बहुत बड़े सियासतदान थे, वो खाली पख्तूनों के पेशावर के लीडर नहीं थे, वो तो अफगानिस्तान के भी लीडर थे, वो तो दुनिया भर के पख्तून क्या, मैं भी उनकी तारीफें करता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ, उनकी जिंदगी को देखता हूँ, सुनता हूँ, और देखिए वो सियासतदान थे। तो मेरा मकसद ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब काबिल एहतराम है, वो आप आए, बैठे, देखें ये मुल्क चलाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, और आपकी हमें ज़रूरत है, आप आए, ये जिन्हें आप एक बार एक सुराख से आप डसे जा चुके हो, आप समझते हो क्या वही बंदा सही था? जब आप इक़्तिदार में नहीं थे तो आप कहते थे वो बंदा नहीं है ठीक, जब वो बंदा अपने अंजाम पर पहुंच गया और आपकी बदौलत पहुंचा, उसका सारा मैं मौलाना फजल रहमान साहब को देता हूँ, उसमें हमारा भी हाथ था, सारा सबने अपना अपना हिस्सा डाला। लेकिन मैं मौलाना साहब से ये गुजारिश करता हूँ एहतराम से, प्यार से, कि मौलाना साहब आप देखिए, आपका घर यही है जी, आप नेशनल लीडर हो, आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे, आप आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बैठे, आए, हम आपको एकोमोडेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, मुल्क है, पूरा समंदर है, आपको भी करने से मसला हल हो जाएगा। आ जाएं, और आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो उसमें भी आ जाएं, और अगर सियासत में आना चाहते हैं तो हम, लेकिन कम से कम आप अपनी रवायादात को ना खराब करें। हाँ। कि जिसको हमने क्या कहा आज उसको हम कैसे अच्छा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रा उनसे राय लेता हूँ, मौक़िफ़ आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मौलाना साहब कैसे आदमी है ज़रा ये बताएं। मैं ये सवाल बार बार हर पीटीआई वाले से ज़रूर करता हूँ, मौलाना साहब के बारे में आप ज़रा राय दीजिए, कैसे आदमी है ये? मौलाना साहब नहीं, आप मुझसे आपने मौलाना साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ किया, तो फिर देखें, सबसे पहले तो कश्मीर का इन्होंने जिक्र किया और सवाल का जवाब नहीं देते। नहीं, आप सिर्फ पसंदीदा सवाल क्यों कर रहे हैं? आप पूरी सब पे जो इन्होंने अभी गुफ्तगू की उस सब का जो खुलासा है वो आप पूछे ना, तो आप वो पूछ रहे हैं जो मुंतखब सवाल है, मतलब इससे, इसीलिए मैं आपको कहता तो नहीं। अच्छा, तो सुने मैं मौलाना साहब का भी कहूँगा, लेकिन जो इनका था, जाहिर सी बात है इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँगा। अच्छा, मौलाना साहब का जहाँ तक है, वो पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में इसमें कह दूँ कि पहले जब वो अपोजिशन में थे, जो हुकूमत में थे, वो ज़ाहिर एक तवील अर्सा उन्होंने हुकूमत में गुजारा और इन्हीं की पार्टियों के साथ गुजारा, और जैसा कि अभी इन्होंने फरमाया कि वो पीडीएम के सरबरा भी उनको बनाया गया, और इन दोनों पार्टियों को करीब लाने में भी उनका मरकज़ी किरदार है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। सही है, तो क्या वजह है कि एकदम से तमाम हालात चेंज हो गए और मौलाना साहब उस शख्स के बारे में एक नेक जज्बात और नेक ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि जिसको माजी में आपने भी सुना होगा कि वो क्या क्या बयान देते रहे। मतलब ये कि हम तो अपोजिशन के होने के नाते हुकूमत में जो तनकीद होती है अपोजिशन की वो करते रहे, लेकिन मौलाना साहब, आपको याद होगा कि जब 2018 की असम्बलियाँ बनी थी तो उसमें वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, आपको शायद याद हो। फिर यही पीपल्स पार्टी और यही नून लीग उनको समझा बुझा के ये हमने हालात इस तरह कर दी कि हुकूमत नहीं चल सकती, ये चला नहीं सकते, ये अनाड़ी हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें करके किसी न किसी तरह बहला फुसला के मौलाना साहब को असम्बली में लेके आए थे। सही है, और फिर इन्होंने जाहिर से बल्कि मिल के अपोजिशन की थी, मतलब पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM तो साथ थी, और फजलुर रहमान साहब ने, और किस तरह की थी, किस तरह जलसे जुलूस एहतजाज, जो इनका एक ज़ाहिर है जो अपोजिशन का हक होता है, और गवर्नमेंट ने अपना काम किया था। और उस वक्त आपने देखा था, जो मैं बार बार कहता हूँ
कि कोरोना और FATF के भी मामला चले थे। तो आप अगर पूरे सिनेरियो में जाएं देखें तो 3.5 साल की जो गवर्नमेंट रही उसकी वजह ये थी कि ये उस पोजीशन को नहीं, जो ये कहते हैं ना हमने मुल्क बचा लिया, सर मुल्क तो उस वक्त बचाए जब PTI गवर्नमेंट आई और आप FATF में थे, ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे थे, और उसके बाद ब्लैक लिस्ट के जो नुकात थे वो ख़त्म हो गए आस्ता आस्ता, और फिर वो कोरोना भी ख़त्म हो गया। आपको तो बहुत अच्छे हालात में गवर्नमेंट मिली थी, लेकिन उसके बाद आपने जो एहतजाजी तहरीक शुरू की थी महंगाई के खिलाफ और बहुत सारे अवामी मसाइल के जी हल नहीं हो रहे। अच्छे हालात की तशरीह कर दूं यहाँ पर मैं, जिनका आपने कहा बहुत अच्छे हालात में आपको हुकूमत मिली थी, चाहते हैं आप मैं उसके बारे में? नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं उन्हीं के लिए अर्ज कर रहा हूँ तो जो आप कह रहे हैं। अच्छा, आप जब अच्छे हालात अच्छा आप तशरीह नहीं करें, आप सिर्फ सवाल करें। तशरीह इनको करने दें तो ज्यादा बेहतर है। या तो आप बता दें कि आप भी किसी पार्टी का हिस्सा है। तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, तशरीह नहीं, मैं आपको समझा दूं। देखिए, सच बोलना चाहिए। मेरी बात भी जब आप गलत बयानी से काम लेंगे, मैं देखने वालों को ये बता दूं, जिन अच्छे हालात की ये बात कर रहे हैं ना, उस वक्त मुल्क बदतरीन कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ था, और मुल्क के अंदर मैं आपको क्या क्या मौशी इशारे बताऊं, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अच्छी को जो है ना, अगर आप अच्छी से वो कर रहे हैं, नहीं एक तरफा नहीं कर रहा, बताइएगा मैं सारे बताऊंगा। मैं 2018 में भी बताऊंगा कि जीरो लोड शेडिंग थी जब आप आए, तो उसके बाद 18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हुई। क्या हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यासिर भाई आप या तो आ जाएं इधर और एंकर किसी और को बना दें। अगर आप तज्जिया करना चाहते हैं तो तज्जिया निकाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यासिर साहब ने आपसे सवाल किया मौलाना साहब के बारे में, आप न जाने क्या बातें कर रहे हैं। वो मैंने बताया सारी चीजें। क्या बताया? मौलाना साहब इनके साथ एक अरसे रहे, बड़ी प्यार मोहब्बत रही PDM के सरबराह के तौर पे, तो क्या वजह है कि ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके सवाल आपने मौलाना साहब के बारे में पूछा है ना। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी अब क्या सोचती है उनके बारे में, ये तो बताइए। वो अपोजिशन में हमारे साथ हैं, जाहिर सी बात है जो अपोजिशन का किरदार होता है वो अगर वो अदा कर रहे हैं और हम भी अदा कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर वो हुकूमत में होते हैं, एक मिसाल, अगर वो राय जानने की कोशिश नहीं, कर रहा था। आप एक मुझे बात बताएं, आज पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी ऐसा काम होता है जो अवाम के लिए और मुल्क के लिए अगर वो बेहतर नहीं होता तो अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना है। अब एक मिसाल, एक छोटी सी मिसाल दे दूं। अब जैसे अभी कश्मीर का इन्होंने जिक्र किया बाजवा साहब ने, तो इसका जवाब, हाँ, तो कश्मीर में क्या हुआ था, ये जो मामलात बिगड़े थे, ये बिगड़े क्यों थे? कि वहां पे एकदम से महंगाई का एक तूफान आया था, और क्योंकि लाजमी सी बात है आज हमारी यहाँ हुकूमतें जो चली हैं पुरानी, वो ज्यादातर चली हैं हकीकत पे नहीं चली। वो एक मसनूई जो एक ग्राउंड होता है उस पर चली है कि आपने बोला आपको सब्सिडी दे दी, इन्होंने बोला इनको सब्सिडी दे दी, मैं नहीं बोला तो मैं पिस रहा हूँ। और कराची तो इसकी वाज़ेह मिसाल है, आपको भी अंदाज़ा है इस बात का कि कराची रेवेन्यू देखें, हर सूबा हर इलाका पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दे रहा है, कहीं ज़राअत दे रहा है, कहीं बिजनेस दे रहा है, कहीं गैस दे रहा है, कहीं मादनियात दे रहा है। तो जब सबके वसाइल पाकिस्तान की तरक्की में शामिल है तो सबको उसी तरह से बेनिफिट भी देना चाहिए। अब आप देखें कि कश्मीर में एकदम से आपने देखा आटे की कीमत भी बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, और फिर लोग, लाजमी से बात है उनका जो जरिए, हर आदमी का एक जरिया आमदनी होता है, तो वो उसी में अपने अखराजात मैनेज करता है। अब जब वो हद से गुजर जाते और आपके दस्तरस से बाहर हो जाते हैं, आपकी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो लामहला आप जहनी टेंशन का शिकार होते हैं, और फिर जहनी टेंशन की वजह से इस तरह की बातें होती हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात पे अफसोस का इजहार करूँगा, क्योंकि अभी आपने, हम लोग सब महंगाई और बुनियादी सहूलतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो इस बात पे अफसोस का इजहार करूँगा कि 75 साल के बाद भी हम बुनियादी सहूलतें और बुनियादी ज़रूरतों पर ही गुफ्तगू करते हैं। आप TV के जितने चैनल देख लें, सब में ये गुफ्तगू हो रही होती है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि 75 साल, और इसकी क्या वजूहात है, अब वो मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिम्मेदारी तो सब पे आयद होती है कि ये नहीं है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। हुकूमत तो आपके पास भी रही थी, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, मिनिस्टर, फौज, जफरे मौज, गवर्नर हाउस, ये वो न जाने क्या क्या, फिर जिम्मेदारी तो आपकी भी है। आप ऐसा करें, 4 साल तो आपने भी इनकी जो बरकतों में अपना हिस्सा डाला ना। अगर आप ऐसा करें, काम करें कि 4 साल के जो वजीर आजम हाउस के खर्चे हैं, जो सदारती महल के ऐवान सदर के, आप खुद ही फंस जाएंगे ये बोल के हेलीकॉप्टर मैं तो नहीं लाया था, सरफेस पे आप ही लेकर आए थे। आप क्यों ये मास खोल रहे हैं? 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर क्यों खर्चों आप हेलीकॉप्टर में जाते थे, आप साइकिल पर आने के लिए आए। अच्छा, एक बात है,
आप या तो बता दें कि आप पीपल्स पार्टी, आप दोनों पीपल्स पार्टी के और यार सारी पार्टियां हमारी हैं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान हमारा। उसकी वजह ये है तरीके साहब भी हमारी पार्टी। खर्चों की बात तो आप कर रहे हैं, मैं तो आपको आप पहले सुन तो लें, मुतनब्बे कर रहा हूँ कि इस तरफ ना जाए, फंस जाएंगे। आपको बचा रहा हूँ, आपकी हिमायत। आप नहीं बोले ना, बाजवा साहब। अच्छा, बाजवा साहब बोले, या तो आप बोल देंगे मैं भी पीपल्स पार्टी से, मैं बाजवा साहब बोल रहे हैं, आप बता दें। देखिए जी, देखिए मेरी बात सुनिए, आप निकालें ऐवान वजीर आजम के वजीर, देखें एक शख्स जो खुद अपने मेहमानों को चाय बिस्किट से तवाज़ा करता है और उसके और जेल में देसी बकरा खाता है, जेल में देसी बकरा खाता है, झूठ बोलना, देसी कुकर खाता है, और नॉन लीग सुबह देसी घी की चूरी खा रहा है। यार ये कैसा कह दिया, ये जाके देख रहे हैं ना, ये जाके नहीं यार, ये जेल की रिपोर्ट से फरमाइश की है, जेल की नहीं खिलाए ना, जेल की रिपोर्ट से। भाई वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे आपने देसी बकरा नहीं दिया, तो वहाँ क्या करें, उसको बचाना है। हम तो उसके तकड़ा करके बाहर निकालना। आपने बच्चों पे जुल्म किया, खवातीन पे, बूढ़ों पे किया, जब आपको रहम नहीं आया, अब आपको रहम क्यों आ रहा है? यार वो 35 लाख का खाना खा गया 6 महीने में, पूरी जेल का इतना बजट है, उसका अकेले का वो बजट है, वो उसके सुबह मेन्यू आ जाता है। मेरा ख्याल ये है कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं आप रिहा कर देना, आपने बेबुनियाद जो करते हैं, आप बेफिक्र हो जाएगा, आप बेबुनियाद मुकदमात, कल हो गई ना जमानत, आज छूट जाएगा। आप लोगों ने तो रात को मिठाइयां बड़ी खा ली, वो तो उनको छूटना ये ख्वाब देखना छोड़ दो। क्योंकि हुकूमत जब से बनी है और जब तक उसने अपोजिशन की, सिवाय उसके वो बेसुकूनी के और कुछ नहीं मिला। क्योंकि अब जेन्युइन हुकूमत, मुझे इजाजत दें मैं आपकी बातों का जवाब दूं। सर मसला ये तो मुझे बुलाते ही नहीं आप, अगर आप दोनों ही नहीं करना तो प्रोग्राम कर लेते आप अपने। मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ और क्या कहूँ। मसला ये है कि वो आपको पूरा फेवर दे रहे ना, नहीं वो हकीकत बयान मैं तो आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैंने इसमें क्या कहा है, फेवर वो बजाय आपसे सवाल करने के, मुझसे सवाल करने के, वो तज़कियाकार की हैसियत से। अच्छा ब्रेक के लिए कह दिया गया, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर जारी रखेंगे, आप देखते रहिए। उसमें मैं हकीकत की वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे अपने अंदाज से। जो सियासी नुमाइंदे हैं वो अपनी जमातों का दिफा कर रहे थे। जावेद सिद्दीकी साहब जो थे वो महव थे अपनी जमात के दिफा में और कुछ बता रहे थे अखराजात के हवाले से। तो अभी ब्रेक के दौरान भी कुछ गुफ्तगू इसी मौजू पर हो रही थी। जी फरमाइए। देखिए असल में मसला ये है कि अब अगर इश्यूज़ पे आए, जैसे अभी कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला हुआ था और अभी बाजवा साहब ने जैसे अपने इरशादात फरमाए और PTI की जिस अंदाज में इन्होंने बयान किया, तो सर ये कश्मीर का मसला जो इतनी जल्दी हल हो गया उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक तो मैं वहाँ की पुलिस को वो पेश करूँगा कि उन्होंने इन मसाइल को कि जिस तरह हैंडल किया, जैसे कि आपने अभी पिछले दिनों पंजाब में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में देखा, कराची में खैर इतना नहीं हुआ लेकिन कराची में देखा कि कश्मीर की पुलिस ने उस तरह बिहेव नहीं किया जिस तरह पंजाब पुलिस और दूसरी, जबकि वो भी एहतजाज हो रहा था, वो भी सब हो रहा था, क्योंकि वो सब पाकिस्तानी है, पुलिस भी पाकिस्तानी है, वो लोग भी पाकिस्तानी है और वो जिस पे एहतजाज कर रहे थे वो उनका राइट्स था। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ उस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि ये नहीं होना चाहिए था। और फिर जब आपने ये सब देना ही था तो यहाँ तक नौबत नहीं लेके आना चाहिए था कि अब देखें कि जितने मसाइल हल होते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके के हो, चाहे वो पंजाब के हो, सिंध के हो, बलूचिस्तान के हो या कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के, क्या वजह है कि वो जब लोग एहतजाज पे आते हैं फिर आप मसाइल हल करते हैं। अगर आप पहले ही से इन चीज़ों को कंसीडर कर लें कि अवाम की जो आमदनी है और जो महंगाई है पे मजबूर किया गया, मुख्तसरन बताएं क्योंकि ये बहुत आपने इसको नहीं मजबूर नहीं किया, नहीं उसकी देखें मजबूर नहीं किया। देखें वो जो लाखों अफराद आए थे तो वो सारे कोई गांव गोट के किसान नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे। मैं आपको अगर कुछ किसी बात पर उकसाता हूँ तो आपका अपना जहन भी है, लेकिन उनके हालात ऐसे हो गए थे, उनकी आमदनी और महंगाई में जिस तरह अदम तवाज़ुन। अब आप देख लें कराची की हालात देख लें, जबकि कराची एक इंडस्ट्रियल शहर है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन देख लें बेरोजगारी की उसकी, तो जाहिर सी बात है एक डिप्रेशन का शिकार होता है। जब फैमिली अपनी देखते कि फैमिली के जो मेरे बच्चे हैं वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे या मैं उनकी
जो ज़रूरियात है बुनियादी वो मैं पूरी नहीं कर पा रही, ये कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो में इलाज मुआवजा नहीं, तो ये एक डिप्रेशन की कैफियत होती है। अच्छा फिर दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि मेरे भाई ने सारा प्रोग्राम ले लिया, ये फायदा सवाल इनके साथ गेहूं का हुआ, जवाब इन्होंने चने का दिया। अब थोड़ा सा रुक जाओ यार, कुछ भी ये जरदारी। अच्छा जी, सारी बेमकसद बातें मैं सिर्फ चले बेमकसद बातें मैं कहता हूँ, आपने कश्मीर को अभी पैकेज दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप सिंध में 40 साल से ये जो सहूलियात हैं सिंध की आवाम को क्यों नहीं दे पा रहे, जबकि सिंध में भी रेवेन्यू दिया था आपको। आप वहाँ 3 रुपए और 10 रुपए की बिजली दे रहे हैं और यहाँ 60-55 रुपए का यूनिट है। चलें अब इसका जवाब, तो ये तो आपको एहतजाज की वजह से ही देना पड़ा ना, मजबूरन। यही अगर आप पहले देते, पहले कराची की आज इंडस्ट्री का हाल देखें, तो आप अपनी ये कारकर्दगी बताएं जो आपने की है। जवाब दीजिए जी। बाजोसा फरमाइए। भाई ने ये कहा कि कश्मीर में पैकेज दिया गया है, सिंध में पैकेज नहीं दिया गया। देखें सिंध और पाकिस्तान कोई अलग चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के जो मालियाती हालात हैं वो सबके सामने हैं। यहाँ कोई शहद और दूध की नहरें नहीं चल रही, बुरे हाल, वो पंजाबी में कहते हैं बौंके दिहाड़े, मतलब किस तरीके से ये आवाम जी रही है। और ये कह रहे हैं कि इन्हें वही वाला पैकेज देते हैं उठा के जो कश्मीर में दी। वो तो ये तो सदर जरदारी साहब को एक बहुत बड़ा मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस देख लिया कि उस तरफ से इंडिया साजिशें कर रहा है, इधर से फितना पार्टी, ये दोनों मिले हुए थे। ये एजेंसियों के पास सारा कुछ है, ये मिलकर के इन्होंने वहां पर आग लगाई कश्मीर में, और बिला वजह एक बेमकसद सा उन्होंने कहा, डिमांड की कि ऐसी चीज की डिमांड की कि ना हुकूमत देगी ना अमन होगा। लेकिन खतरों का खिलाड़ी जरदारी, फिर आपको पता है ना सदर जरदारी साहब समझ गए, उन्होंने कहा जी बात तो मामला ये सस्ताई और महंगाई की है, तो ठीक है जी सस्ताई कर दे। 16 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज दे करके कश्मीर की आग को ठंडा कर दिया। और मैं वहाँ के लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भी एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि वहाँ क्यों ये एहतजाज ख़त्म हो गया, क्यों। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम सिंध में देखिए, सिंध कोई पाकिस्तान से अलग नहीं है। जो पाकिस्तान जो चारों सूबों के लिए पॉलिसियाँ बनती हैं वही सिंध के लिए बनती हैं। और ना हमारे पास प्राइम मिनिस्टर शिप है कि अभी हम कोई अपने सिंध के लिए खसूसी हाँ हमने सिंध में जो सैलाब आया था 2022 में, या शायद 21 या 22 में आया था, उसमें हमने 21 लाख घर बनाने का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया था, जिसमें से 11 लाख घर बन चुके, 6 लाख हम लोगों को दे चुके, लोगों को हैंड ओवर कर चुके हैं जो मुतासरीन थे अंदरूनी सिंध के सैलाब से, जिनके घर गिरे थे। हॉस्पिटल हमारे जैसे पूरे मुल्क में नहीं है। देखें आप किसी सूबे में सिंध का रहने वाला इलाज के लिए नहीं जाता, ना KPK में जाता है, ना पंजाब में जाता है, ना कश्मीर में जाता है, ना बलूचिस्तान में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान सिंध आता है। आप हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके क्या नाम बार बार लूँ, सारा पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे हॉस्पिटल है। और कई तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल है जिस तरह हमारा जिना है, और वहाँ पर खैरपुर में एक बड़ा अस्पताल है जहाँ मतलब हेल्थ सबसे अच्छा सूबे सिंध में है, हॉस्पिटल सबसे अच्छे सिंध में है। हम मुतासरीन जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको पैकेज दे रहे हैं। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो सपोर्ट कर सकते हैं हमारी ख़वातीन बहनों की, बेटियों की, माओं की, वो हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए और फिर साथ साथ तरक्यात कामों का भी एक अपना हिस्सा उसमें भी डाल रहे हैं। कराची को देखो, कराची को किसी ने ऑन नहीं किया। 30 साल हमारे एक जमात की कराची में गवर्नमेंट रही है, उसको सब जानते हैं, उनको 2-3-4 बार मेयरशिप भी मिली, सब कुछ उन्हें मिला। सूबे की सदर मुशर्रफ के वो दाएं बाजू और बाएं बाजू भी बने, उन्होंने भी 2-4 पुल के अलावा कुछ नहीं किया। देखिए हमने यहाँ कराची को ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, हम फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे, एयर कंडीशन बसें। ये ताने दिए जाते थे कराची को कि यहाँ चिन और तांगे और रेड़े और गधा गाड़ियों का दौर आ गया। तो ये सदर जरदारी साहब की क़यादत में और बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हम लोग, वक्त खत्म हो गया, इनको चाहूँगा ये ज़रा रिस्पॉन्ड करते, जवाब मिल गया होगा। बिजली की लोड शेडिंग उन इलाकों में जहाँ पर लोग बिलिंग नहीं कर रहा है। सस्ताई तो हमारे करना अपने हाथ में नहीं है कि हम यहाँ पर 3 रुपए का यूनिट बिजली का कर दें। अभी
जो भी बाजवा साहब ने बताए हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, ये 2018 के बाद ही क्यों शुरू हुआ? 2018 से पहले भी तो आपकी गवर्नमेंट थी। हमेशा कराची और सिंध ने जो तरक्की की है वो सर, सिंध में तरक्की, अगर इसको आप तरक्की कहते हैं, आप बता दें आपने कौन नहीं, सा आप रेडी लगाने को तरक्की कहते हैं, चिंची लगाने को तरक्की कहते हैं, भत्ते को तरक्की कहते हैं, सरकारी इदारों में करप्शन को तरक्की कहते हैं, तो इसमें तो आपने तरक्की की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें आपने तरक्की की है। और जिस तरह आपने जरदारी साहब का, आप वो क्यों नहीं बताते, जो लांचों के जरिए जो दुबई में आज दुबई लीस्ट जो आया है, जो पैसा गया है, ये किस क्या बैंकों के जरिए गया है? ये हुंडी के जरिए, लांचों के जरिए, ये रिपोर्ट एजेंसियां ही नहीं दी, भाई बेनजीर साहबा की ये एजेंसियां नहीं दी। अच्छा नहीं, आप बताएं क्या पकड़ लिया? आप मुझे जिस तरह खान साहब से सारी चीजें ली गई और बनी गाला, जबकि वो पाकिस्तान में ही है बनी गाला, लेकिन फिर भी सारे सबूत, पैसा कहां से आया, क्या आया, ये सारी चीजें उन्होंने जमा करवाई। इसी तरह आपके पास जो पैसा है आज जो दिखाई, जो भी किया XYZ, लेकिन आपके पास जो चीजें, आप भी इनका प्रूफ दें। आप भी आप मुझे बताएं, आपने शुरुआत नहीं, आप चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, इनके जो बेशुमार जायदादें, बैंक बैलेंस जो बैरून मुल्क है, जो जिसपे विकीलीक्स भी आया, दुबई लीक्स भी आया, तो कहने का मकसद ये है, ये कोई जुर्म आप जो काम करें, आप अपना घर दुबई में लेते हैं, ये जुर्म नहीं है। पाकिस्तान को लूटना वाकई ही कह रहे हैं, पाकिस्तान को लूटना जुर्म नहीं है, ये सबका हक है, लेकिन पाकिस्तान को बनाने का जो शर्फ है वो सिर्फ एक ही के हिस्से में आएगा। तो आप बता दें ना, खान साहब की बहनों की जायदाद आपने वहां पे फरागोगी की भी निकली है ना, तो आप नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप तहकीकात करें। देखें विकीलीक्स कब आया था, विकीलीक्स कब आया था, उसके बारे में कितने लोगों को सजाएं भी हुई, लेकिन उसके बाद वो सजाएं माफ भी हुई, उसको फिर इख्तिदार में मिले। कहने का मकसद ये है कि आपको अगर निजाम सही करना है तो करप्ट और क्रिमिनल आदमी को बिल्कुल सियासत से और जो ओहदों से अलग करना कर दिया। अब कर दिया। अब होता क्या है, सिंध में नैबज़दा लाके आप फिर बिठा देते हैं, सिंध के डाकू और पुलिस जो है उनको आप कराची ट्रांसफर कर देते हैं। आज कराची में जो हालात है, अगर उसको ये कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, तो इसके अफसोस के अलावा कुछ क्या नहीं हुआ? क्या हुआ है? आज सिंध के जो हालात हैं, अगर ये कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, क्या तो हुआ? इसमें अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं किया जाता। क्या हुआ? तो अब जब इनको ये हालात तो गारतगरी, लूट मार अच्छी लग रही है, तो फिर इनकी मेंटेलिटी का आप खुद अंदाजा कर लें कि इनको लूट मार, कत्ल गारतगरी, नौजवानों को बेचारों को जाना, और जिस तरह यहाँ से नौजवान कराची जैसे शहर से जो इंडस्ट्री शहर, जावेद भाई आप भूल चुके हैं 50 नौजवानों की लाशें कराची से मिलती थी। सिवल, जीना और अब्बासी ये किस सन में बने थे? ये भुट्टो साहब की आप बताते हैं बात, शायद आप लोगों ने बनाए थे ना 2018 में साहब की 2007 के बाद जो उनकी गवर्नमेंट बनी थी वो बताए। आप सारी चीजें बताते हैं भुट्टो की, और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो जरदारी की है, जरदारी की कोई चीज नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया हो तो बताए ना। उन्होंने सिवाय इधर देखें, आप इस वक्त सिंध के जो सरकारी इदारे हैं, आपका भी वास्ता पड़ता है, मेरा भी वास्ता पड़ता है, बाजवा साहब का भी वास्ता पड़ता होगा, हो सकता है इनके पीपल्स पार्टी ताल्लुकात के लिए इनकी रिश्वतें कम होती होंगी, लेकिन मुझे और आपको नहीं बख्शा जाता। करवा के दिखा दें, कोई एक इदारे का नाम बताएं जहां बगैर करप्शन के आपके काम हो जाए, जायज काम, नाजायज की बात नहीं कर रहा, जायज काम की बात कर रहा हूं। तो ये इनकी हालत है। आप लोग इल्जामात की सियासत लगा कर आप लोगों ने अगर बेड़ा गर्क कर लिया। सिंध में अपोजिशन का किसी ने किरदार अदा किया था तो वो जो 3.5 साल थे, सिर्फ उसी में आपको सिंध में अपोजिशन नजर आई होगी, उसके अलावा 75 साल में। और फिर सबसे बड़ी बात ये, अफसोस की बात ये कि 75 साल के बाद भी आप बुनियादी जरूरियात सहूलियात की बात करते हैं। आज देखें, दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम के बाद जो मुल्क तबाह हुए थे, आज वो कहाँ खड़े हैं? और इन लोगों की करप्शन की वजह से आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? मतलब 75 साल में से 3.5 साल में हुआ जो कुछ हुआ है, बाकी तो यार 15 सालों से आपके पास है ना, 15 सालों से आप भी जवाब दे हैं ना। नहीं, बाकी दूध की हम गवर्नमेंट में नहीं थे, नहीं 15 साल से आपके वहाँ के पीके में गवर्नमेंट में नहीं हो, वहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। चले वक्त खत्म हो गया मेरे पास, रोजगार। रज़ाक भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रेवेन्यू क्या था ब्रेक का वक्त और हो रहा है, वहाँ जो पोजीशन है वो देखने क्या है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।